Very good morning to everyone. This is a very important topic of radiation protection in radiology. We'll be dealing with, we will be talking about this in next half an hour. So the radiation protection in radiology deals with the dose received by the patient and also by the radiologist and also by the technicians, by the nursing staff or the assistant staff which are there in the radiation atmosphere. So radiation protection in radiology deals with the patient, with the doctor, the technical and the nursing staff and other assistant staff which are there in the radiology suite. So why the radiation protection is necessary? Because the radiation which we are talking about is a ionizing radiation, the X-rays we are talking about, and they have certain biological effect, which can be prompt biological effect, which can be delayed biological effect. The prompt biological effect occur ड्यू टू अ वेरी लार्ज डोज. ये जो तुरंत इफेक्ट आते हैं ये बहुत ही लार्ज डोज की वजह से आते हैं. जनरली डोज ऑफ मोर देन 500 रेड अगर डोज किसी को मिल जाए तो वो उसकी डेथ हो सकती है. ज़्यादातर रेडिएशन का इफेक्ट ये रहते हैं जब कोई न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक होता है या फिर चेर्नोबिल जो कांड हुआ था जहाँ पे न्यूक्लियर का एटॉमिक जो पावर प्लांट था वहाँ से मैसिव एटॉमिक लीकेज हुआ था. उस टाइम में जो बहुत ही मैसिव डोसेस होती हैं, those cause prompt personal effect and death can occur in more than 500 red dose. और जो effect आते हैं generally these are the erythema, the vomiting, the diarrhea the patients have. And the delayed personal effect ये जो chronic dosage जो हम लोग को day to day radiation suits में एक्सरे, फ्लोरोस्कोपी, सीटी में जो डे टू डे डोजेज मिल रही होती है उसको जो एक्यूमुलेट करते हुए जो एक chronic effect आ रहा होता है उसकी वजह से जो इफेक्ट आ रहे होते हैं वो डिलेड पर्सनल इफेक्ट होते हैं. इसमें मोस्ट कॉमन इज एलोपेसिया, हेयर लॉस. बहुत सारे रेडियोलॉजिस्ट, बहुत सारे टेक्नीशियंस को आप देखेंगे उनकी बिलो द there is a loss of hair is there. So that hair that indicates that the person is having lot of radiation. The scaly, the warty growth on the hand, the skin cancer, thyroid cancer इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बाद में आई. शुरुआत में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बाद में इस पे आया तो लोगों ने नेक कॉलर्स आ गए, आपके थायराइड शील्ड आ गए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा. कैटरैक्ट फॉर्मेशन, आपके लेड ग्लासेस आए टू प्रिवेंट कैटरैक्ट फॉर्मेशन. बोन मैरो कंप्रोमाइज लीडिंग टू फेटल एनीमिया, ल्यूकीमिया, प्रीमैच्योर एजिंग एंड इम्पेयरमेंट इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस एंड यंग चिल्ड्रन. रेशियल इफेक्ट भी रहता है जो कि तुरंत नहीं दिखेगा, बाद में भी नहीं दिखेगा, बट इट कैन चेंज द क्रोमोसोमल लेवल. द रेडिएशन जो मिल रहा है उससे क्रोमोसोमल लेवल पे चेंज हो जाता है तो रेशियल चेंज आ सकता है. तो इट अकर्स ड्यू टू चेंजेस प्रोड्यूस बाय रेडिएशन इन हेरिडिटरी मटेरियल. जो क्रोमोसोमल लेवल पे जो अगर रेडिएशन ने कुछ चेंज कर दिया, कुछ म्यूटेशन कर दिया तो उसकी वजह से जो चेंज आएगा वो आपकी जनरेशन टू जनरेशन आगे दिखेगा. The harmful effect of radiations are classified into stochastic effect and the non-stochastic effect. अब non-stochastic effect को deterministic effect भी बोलते हैं. जो stochastic effect है ये all और none phenomena है. all और none phenomena का मतलब है कि ये होगा या नहीं होगा. इसको open किया क्या? These are due to you can say changes in नहीं मीटिंग आईडी तो मेल पर आई होगी ना. का कोई जेनेटिक लेवल चेंज हो गया, कुछ म्यूटेशन आ गया तो इट कैन लीड टू कैंसर फॉर्मेशन, इट कैन लीड टू जेनेटिक इफेक्ट. आवाज नहीं आ रही, आवाज कट कट के बट द डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट इज इंक्रीजेज विद द डोज. ये धीरे धीरे जो एक्यूमुलेटेड डोज के साथ जो इंक्रीज होगा इसका इफेक्ट वो है. इसमें ज़्यादातर आपके ल्यूकीमियाज हैं, हेमाटोपाइटिक सिंड्रोम्स हैं, जीआई सिंड्रोम है, सीएनएस सिंड्रोम है और इससे धीरे धीरे इंडिविजुअल ऑर्गन का डैमेज होता है एंड इट कैन लीड टू डेथ आल्सो. And what is the maximum permissible dose? The maximum permissible dose of ionizing radiation which an individual may accumulate over a long period of time with negligible risk of significant body or genetic damage. अगर इसकी आप वैसे डेफिनेशन देखें तो यही डेफिनेशन है कि कितनी मैक्सिमम परमिसिबल डोज एक आदमी एक्यूमुलेट कर सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी रिस्क ऑफ सिग्निफिकेंट बॉडी और जेनेटिक डैमेज. बट जेनेटिक डैमेज एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप ये नहीं बोल सकते कि इतनी लिमिट की डोज में जेनेटिक डैमेज नहीं होगा, इससे ज़्यादा की
डोज में जेनेटिक डैमेज होगा। दिस इज नॉट वेरी क्लियर। ठीक, हाँ, ये आपके डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट के लिए चीजें ठीक है। फॉर द नॉन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, जो नॉन आम जनता के लिए जो डोज है वो है 0.005 सीवर्ट्स पर ईयर। एंड ऑक्यूपेशनली एक्सपोज लाइक द पर्सन्स विच आर डीलिंग इन द रेडियोलॉजी रेडिएशन, like radiologists, the technicians, the nursing staff working in the radiology, उनके लिए जो है वो 0.05 सीवर्ट्स पर ईयर है। अब ये एनुअल रिकमेंडेशन डोजेज आई थी ये फ्रॉम द इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। इन्होंने भी कुछ गाइडलाइंस, कुछ डोजेज बताएं, जैसे होल बॉडी फॉर रेडिएशन वर्कर ये 20 मिली सीवर्ट्स, फॉर आम पब्लिक के लिए 1 मिली सीवर्ट्स है। For lens of the eye, it's 150 millisieverts. For public, is 15 millisieverts. ऐसे ऐसे करके डिफरेंट है। यू कैन सी जो स्किन है, जो हैंड एंड फीट्स है, उसके लिए 500 मिलीसीवर्ट्स है। सर कितने दिन में रेडिएशन डोज लिमिट्स आई फ्रॉम द नेशनल काउंसिल फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड मेजरमेंट फ्रॉम यूएसए। इन्होंने अपना जो दिया, इन्होंने दिया फॉर द ऑक्यूपेशनली एक्सपोजर the annual effective dose equivalent for stochastic effect is 5 rem, for non-stochastic effect is 15 rem. For the public के लिए effective dose equivalent है वो 0.5 है। मतलब radiation workers के लिए it's 10 times more। और जो ट्रेनीज हैं वो जो रेडियोलॉजी में अंडर गोइंग ट्रेनीज हैं, उनके लिए जो डोज है it's 0.1। And the embryo fetus exposure, they have given a dose of 0.5 rem for the whole duration of pregnancy. So all doses should be kept, ये जो जनरल एक प्रिंसिपल है उसको मानते हैं, जो अलारा प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, as low as reasonably achievable। मतलब optimization of protection can be achieved by optimizing the procedure to administer a radiation dose so as to derive maximum diagnostic information with minimum discomfort or radiation to the patient। कम से कम रेडिएशन में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो कि आप डिराइव कर सके, वो प्रिंसिपल हमेशा आपको फॉलो करना है। एंड द बेसिक मेथड ऑफ प्रोटेक्शन, आप कैसे पेशेंट को बचा सकते हो, अपने को बचा सकते हो और अदर स्टाफ को कैसे बचाया जा सकता है एक रेडिएशन एटमॉस्फेयर में, उसका जो बेसिक मेथड है वो 3 चीजें हैं: टाइम, डिस्टेंस, शील्डिंग। टाइम, कम से कम समय आप रेडिएशन एटमॉस्फेयर में रहिए, आपकी जरूरत नहीं है रेडिएशन एटमॉस्फेयर में रहने की। यू आर नॉट रिक्वायर्ड विद इन द फ्लोरोस्कोपी, शुड गो आउट ऑफ द फ्लोरोस्कोपी, शुड गो आउट टू द कंसोल रूम। डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस आप रेडिएशन सोर्स, मतलब जो एक्सरे ट्यूब से जितनी दूर अगर आप खड़े हो सकते हैं उतना बेटर है, उतना कम रेडिएशन आपको लगेगा। शील्डिंग इज, अगर आप किसी वॉल या किसी शील्ड के पीछे अपने आप को खड़ा कर लें, अगर आप किया जा सकता है ड्यूरिंग ए प्रोसीजर, दैट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द रेडिएशन। टाइम का वही है, जितनी कम से कम देर आप अपने आप को रेडिएशन एटमॉस्फेयर में रखिए। स्टैंड देयर ओनली व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू स्टैंड देयर, अनलेस यू आर नॉट रिक्वायर्ड यू शुड मूव आउट ऑफ द रेडिएशन एटमॉस्फेयर। मिनिमम टाइम, मिनिमम रेडिएशन। डिस्टेंस में इनवर्स स्क्वायर लॉ जिसको बोलते हैं, कि मतलब जो रेडिएशन है वो अगर एक पर्सन सोर्स ऑफ रेडिएशन से 1 फीट की दूरी में खड़ा है और द अदर पर्सन इज स्टैंडिंग 2 फीट अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रेडिएशन, वैसे द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ओनली 1 फीट, बट द रेडिएशन एक्सपोजर टू द फर्स्ट पर्सन इज 4 टाइम्स मोर देन द सेकंड पर्सन। जो 2 फीट की दूरी पे उसको 1/4 रेडिएशन मिल रहा है एज कंपेयर टू द पर्सन हु इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 फीट फ्रॉम द सोर्स ऑफ रेडिएशन। दिस इज स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ। आप जितनी दूर खड़े होंगे उतना कम आपको रेडिएशन मिलेगा। एंड नाउ अबाउट द टाइप ऑफ रेडिएशन, व्हाट इज द प्राइमरी रेडिएशन, जो बीम से निकल रहा है, यूजफुल रेडिएशन एक्सरे बीम से जो निकल रहा है उसको बोलते हैं प्राइमरी रेडिएशन। द अदर इज द लीकेज रेडिएशन, वो रेडिएशन जो कि प्राइमरी बीम के अलावा ट्यूब हाउसिंग से जो निकल रहा है उसको बोलते हैं लीकेज रेडिएशन। दिस इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ अननेसेसरी रेडिएशन लीडिंग नॉट यूजफुल फॉर द डायग्नोसिस बट लीडिंग टू excess radiation exposure to the patient and also to the person standing there. Scatter radiation, scatter radiation वो है जो प्राइमरी बीम या जो लीकेज रेडिएशन जो पेशेंट को पे गया वहां से वो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, वो स्कैटर कर गया।
when passing through the matter means patient, पेशेंट्स के थ्रू निकलते समय वो वहां से स्कैटर कर गया, अब वो जो लग रहा है दिस इज द मेन सोर्स ऑफ unnecessary radiation which reaches to the person standing there. इसमें भी वही ये चीज दिखाई गई है कि प्राइमरी रेडिएशन क्या है. प्राइमरी रेडिएशन द लीकेज रेडिएशन विच इज कमिंग आउट ऑफ द ट्यूब एंड द स्कैटर रेडिएशन which is scattering from the patient body. Now what is shielding? We will talk about shielding. The shielding implied to the certain material like the concrete wall, lead, which attenuates the radiation. कोई भी चीज जो कि रेडिएशन को कम कर दे वो एक शील्ड है, and which is placed generally between the source of radiation and the exposed individual. रेडिएशन और इंडिविजुअल जो कि एक्सपोज मतलब पेशेंट के बीच की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, वो उसके बीच की बात कर रहे हैं कि पर्सनल जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, उनके लिए. तो जो 4 टाइप की शील्डिंग है वो आपकी होती है एक्सरे ट्यूब शील्डिंग, रूम शील्डिंग, पर्सनल शील्डिंग एंड ऑल्सो द पेशेंट शील्डिंग. वी विल टॉक अबाउट पेशेंट शील्डिंग ऑल्सो. सो द एक्सरे ट्यूब शील्डिंग, द एक्सरे ट्यूब इज लाइन्ड विद अ थिन शीट ऑफ लेड which because the X-ray produced in the tube are scattered in all direction. X-ray हर तरफ स्कैटर हो रहा होता है और आपको जो चाहिए वो एक थिन बीम ऑफ एक्सरे चाहिए जो एक पर्टिकुलर अपर्चर से निकले और पेशेंट को हिट करे. दैट विल गिव यू द डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन. रेस्ट विल बी यूजलेस रेडिएशन. उस रेडिएशन को बाहर ना निकालने के लिए उसकी लेड से शील्डिंग की जाती है. दिस शील्डिंग इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट बोथ द पेशेंट एंड द पर्सनल फ्रॉम द लीकेज रेडिएशन. The manufacturers of the X-ray device are required to seal the tube housing so as to limit the leakage radiation exposure to a rate of less than 0.1 rad per hour at 1 meter distance from the tube anode. ये हमारे जो स्टूडेंट्स उनको याद रखना चाहिए कि इतना होता है. ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं. 0.1 rad per hour at a distance of 1 meter from the tube anode. And there are 2 type of protective barriers are there. One is the primary barrier and other is the secondary barrier. तो प्राइमरी बैरियर उस लोकेशन पे लगाया जाता है जहाँ पे प्राइमरी बीम हिट करती है. मीन्स अगर आप कोई चेस्ट एक्सरे हो रहा है तो चेस्ट एक्सरे का जहाँ कैसेट लगता है उसके पीछे की जो वॉल है वो आपकी प्राइमरी बैरियर है कि वो वहाँ पे प्राइमरी बीम आपकी हिट कर रही है. एंड द सेकेंडरी बैरियर इज द वन विच इज एक्सपोज्ड टू द स्कैटर रेडिएशन. द सेकेंडरी रेडिएशन आइदर बाय द लीकेज ऑफ फ्रॉम द एक्सरे ट्यूब और फ्रॉम द स्कैटर रेडिएशन फ्रॉम द पेशेंट. So shielding of the control room. Shielding of the control room. The control room of an X-ray equipment is a secondary protective area which has 2 important aspects. The wall and the viewing window of the control booth which should have a lead equivalent of 1.5 mm. जो आपका lead glass होता है उसका जो lead equivalent है वो कम से कम 1.5 mm का होना चाहिए. और जो ये कंट्रोल बूथ है ये प्राइमरी बैरियर पे प्राइमरी बीम के डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए. द लोकेशन ऑफ द कंट्रोल बूथ शुड नॉट बी at the level of where the primary beam falls directly and the radiation should scatter twice before entering the booth. So the placement of a control booth is very important. It should not be in the direction of the primary beam. The walls of the X-ray room on which the primary X-ray falls should not be less than 35 centimeter thick brick or equivalent. Wall of the X-ray room on which the scatter radiation fall is 23 centimeter. Means तो primary X-ray जहाँ पे fall कर रहा है वो wall आपकी मोटी होनी चाहिए as compared to other walls. And there is a shielding equivalent to at least 23 centimeter thick brick or 1.5 mm lead in front of the doors and windows of the X-ray room to protect the adjacent areas used by general public. Patient waiting areas are provided outside the X-ray room. X-ray room के पास वाला एरिया जहाँ पे पेशेंट वेटिंग एरिया होता है वहाँ पे सुटेबल वार्निंग सिग्नल शुड बी प्लेस्ड. इट शुड बी रेड लाइट और वार्निंग प्ले कार्ड शुड बी प्लेस्ड. वहाँ पे वार्निंग होनी चाहिए. जो वार्निंग लाइट होती है वो शुड बी ऑन so as to prevent non-required person from entering the radiation room. The personal shielding of the occupational workers can be achieved
by different means, mostly are the lead apron, the thyroid shield, the hand gloves, the eye glasses with the white side shield. पहले के जो आई ग्लासेस आते थे उनमें केवल फ्रंट शील्डिंग होती थी, अब साइड शील्डिंग भी आ गई है टू प्रोटेक्ट द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द साइड. ये डिफरेंट टाइप ऑफ लेड एप्रन्स हैं, ये हैंड ग्लव्स है दिखाया गया है. एंड दिस इज अ पर्सनल विच इज टोटली वेल प्रोटेक्टेड. यू कैन से इसने लेड एप्रन पहन रखा है. आप इसमें देखिए इसके आर्म तक में लेड एप्रन है, फुल लेंथ लेड एप्रन है. लेड ग्लव्स पहन रखे हैं, थायराइड शील्ड है, लेड कैप है एंड अ प्रोटेक्टिव लेड गॉगल्स इज देयर. डिफरेंट टाइप ऑफ लेड एप्रन्स आते हैं, कुछ स्कर्ट एंड टॉप वाला आता है, एक फुल लेंथ आते हैं, एक रैप अराउंड आते हैं, एक फ्रंट वाले आते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ लेड एप्रन्स आर देयर, डिफरेंट टाइप ऑफ लेड ग्लव्स आर देयर, प्रोटेक्टिव ग्लव्स आर देयर. ये डिफरेंट टाइप ऑफ आपको लेड गॉगल्स दिखाए गए हैं. द बेस्ट इज द वन विच हैव अ साइड शील्डिंग लाइक दिस वन. और जब भी आदमी रेडिएशन एटमॉस्फेयर में जाए वो लेड एप्रन पहन के जाए, और लेड एप्रन का जो लेड इक्विवेलेंट है डेट इज 0.5 mm लेड इक्विवेलेंट इज देयर. और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपके जो जितने भी लेड एप्रन है इनको प्रॉपरली इनको रखना, इनका रख रखाव बहुत इम्पोर्टेंट है. बहुत बार ये देखा जाता है कि इन्हें रेडिएशन आपने लोगों ने लेड एप्रन पहना है एंड व्हेन दे आर कमिंग आउट दे जस्ट थ्रो द लेड एप्रन ऑन द फ्लोर और ऑन द चेयर. उससे लेड एप्रन पे क्रैक आ जाता है, और जो कि फिर आप दोबारा से उसको पहनेंगे तो वो आपके लिए उतना प्रोटेक्टिव नहीं रहेगा. तो प्रोटेक्टिव apparel should be radiographed for defects such as internal crack and tear at least once a year. तो उन क्रैक्स उन टीयर्स को देखने के लिए एक बार साल में एक बार सारे लेड एप्रन्स को रेडियोग्राफ करके देखना चाहिए कि कितने क्रैक हैं, कितना वो इफेक्टिव है भी कि नहीं है. आपको एक सूडो प्रोटेक्शन तो नहीं मिल रहा है कि आपने एक लेड एप्रन पहन रखा है सोच के कि यू आर वियरिंग अ लेड एप्रन, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रेडिएशन, बट पता चला उसमें इतने क्रैक्स हैं कि दैट इज यूजलेस. ठीक है, तो उसका हमेशा साल में एक बार तो उसका रेडियोग्राफ करके उसको देखना चाहिए. एंड द मिनिमम प्रोटेक्शन फॉर हैंड ग्लव्स, थायराइड शील्ड इज ऑल 0.5 mm लेड इक्विवेलेंट शुड बी. अब दिस इज ए जस्ट पिक्चर जहाँ पे एक फ्लोरोस्कोपी सूट में, एक डीएसए सूट में पर्सनल स्टैंडिंग देयर एंड उसने अपने अंदर लेड एप्रन पहन रखा है पूरा, और एक ये प्रोटेक्टिव लेड ग्लास लगा रखा है बिटवीन द सोर्स ऑफ रेडिएशन एंड हिमसेल्फ. एक प्रोटेक्टिव लेड ग्लास है. नीचे की तरफ एक एब्डोमिनल एंड लोअर शील्ड रहती है जो कि इसमें इस तरह से दिख रही है नीचे की तरफ. एंड द डिटेक्टर शुड बी एज क्लोज टू द पेशेंट एज पॉसिबल. इससे स्कैटर कम से कम होता है. and collimate the image as maximum as possible. ये अगेन फ्लोरोस्कोपी सूट है. इसमें आप देख सकते हैं कि एक दिस इज अ लेड ग्लास which is kept between the source and the personal standing. So this prevents this is a barrier which prevent the radiation. नीचे की तरफ ये लेग की तरफ फुल बैरियर्स हैं, ये abdominal barriers हैं. These prevent the radiation from reaching to the personal standing, the operator is standing there. इसमें सिमिलर एक डमी अपीयरेंस दिखाया गया है. The personal which is standing very near to the patient, very near to the source, the primary operator get most of the radiation as compared to the secondary operator. जैसे बताया इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो दूर जो 1 मीटर या 1 फीट की रेडिएशन से ज़्यादा दूर है उसको 1/4 रेडिएशन मिलेगा एज कम्पेयर टू द पर्सन स्टैंडिंग नियर द रेडिएशन. तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव different type of protective lead aprons or protective shield trying to protect radiologists, the operators, the technicians from radiation. एक ये रेडिएशन रेड पैट भी एक ड्यूरिंग द फ्लोरोस्कोपी पेशेंट्स दिस इज नॉन लेड बेस्ड बिस्मथ बेरियम कॉम्बिनेशन का एक इन्होंने प्रोटेक्शन ड्रेप बना रखा है जिसको अराउंड दी पेशेंट रखा जाता है. तो इससे भी स्कैटर रेडिएशन
कम आता है, तो ये भी रेडिएशन प्रोटेक्शन की वजह है। Because of much of the lead was used in the lead industry, in lead industry नहीं, ये जो हमारी health industry है इसमें, तो lead is not a good material, तो इसके lead poisoning की वजह से ये काफी hue and cry हुआ है कि lead appliances are the source of lead exposure hazards. So different other material were tried like the antimony, bismuth and और वेट भी लेड का ज़्यादा रहता था, तो डिफरेंट अदर टाइप ऑफ जीरो लेड टाइप ऑफ एप्रेंस भी आए। हाँ, प्रोटेक्शन के नाम पे, एटीन्यूएशन के नाम पे, दोज आर आल्सो कंपेरेबल और इक्वली गुड टू द लेड एप्रेंस व्हिच आर देयर इन द मार्केट। ये काफ़ी स्टडीज की गई कि डिफरेंट टाइप पर, जैसे जो रिक्वायरमेंट थी बेसिकली वॉज 0.5 mm लेड की, लेकिन फिर बिकॉज ऑफ द वेट और एवरीथिंग 0.35 mm, 0.25 mm लेड एप्रेंस। कई बार जो टेक्नीशियंस हैं जो कि बिल्कुल आप सोर्स के नज़दीक नहीं खड़े हैं, आप काफ़ी दूर खड़े होते हैं, तो फिर उनके लिए 0.5 mm लेड काफ़ी हैवी हो जाता है। तो उस सबको डिफरेंट स्टडीज ये सब ट्रायल किए गए, एंड इट वाज फाउंड दैट 0.25 and 0.35 lead appliance are also equally good. और बिकॉज ऑफ हैवी लेड appliance, बहुत सारे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, बिकॉज दे हैव टू स्टैंड फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन ए रेडिएशन सूट, उनको मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स आने शुरू हुए। दिस लेड टू दी सर्च फॉर समथिंग विच इज लाइट एंड इक्वली प्रोटेक्टिव, सो जीरो लाइट लेड फ्री appliance, ये सब आए मार्केट में। एंड इट ऑल्सो लेड टू दी एक चीज ये आई, फ्लोटिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन। मीन्स आपको अपने कंधे पे, अपने शोल्डर्स पे कुछ भी नहीं वियर करना है। दिस इज एक पूरा एक लेड का, एक लेड एप्रेंस का एक बना हुआ एक रेडिएशन प्रोटेक्शन का एक मूविंग वो है, हैंगर है। यू हैव टू स्टैंड इनसाइड इट, हाथ अपने बाहर निकालिए, हाथ में आए, यू कैन वियर ए रेडिएशन प्रोटेक्शन ग्लव्स एंड देन यू वर्क। तो यू आर नॉट पुटिंग एनी वेट ऑन योर सेल्फ like this person is not wearing anything, any lead on his shoulders, और इतने काम कर रहा है standing behind a radiation protection suit. And because radiation में वही बात है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट और इंटरवेंशनल उस पर जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उनको कई सारे जगह पे पाया गया कि ये हेड एंड नेक ट्यूमर्स हो रहे हैं। तो इसके लिए बाद में बहुत ज़्यादा हेड कैप्स एंड नेक कॉलर्स का भी ये हुआ कि उनको भी यूज करना चाहिए। सो द इन मोस्ट ऑफ द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो बेसिक प्रोटेक्शन की बात कर रहे होते हैं, वो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर्स एंड द अटेंडेंट्स एंड पेइंग वेरी लिटिल अटेंशन टू द रेडिएशन प्रोटेक्शन ऑफ द पेशेंट। हम लोग पेशेंट्स के लिए भी उतना ही वरी होना चाहिए। सो पेशेंट के लिए रिकमेंडेड थायराइड, ब्रेस्ट एंड गोनाइड सीड्स आती हैं स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स। और एक चीज I would like to say or tell that please don't give unnecessary radiation exposure to young children, young adults until unless it is very necessary. I have seen doing lot many X-rays, unnecessary X-rays, just because digital X-ray there एरिया पूरा नहीं कवर हुआ, फिर आपने थोड़ा सा नीचे करके एक एक्सरे ले लिया, अच्छा एक्सपोजर नहीं आ रहा, आपने KVMS बढ़ा के एक्सरे ले लिया। कम से कम एक्सरे दीजिए यंग एडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस को। फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन इन ए CT suit, it is recommended that the adequate shielding should be provided for the roof and the floor areas of the CT suit, depending upon on which floor the CT is located. And additional thickness of 2.5 mm of lead of 62 mm of concrete to seal the front and the rear reference point, so as to reduce the dose to 1 milligram per year. सिटी में रेडिएशन ज़्यादा होता है, तो आपको जो मेजर उनकी जो प्राइमरी रेफरेंस फ्रंट एंड रियर रेफरेंस पॉइंट है, उसकी जो मोटाई है वो थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए कि रेडिएशन वहाँ से बाहर ना जाए। The highly collimated X-ray beam in CT results in markedly non-uniform distribution of absorbed dose perpendicular to the tomographic plane during the CT exposure.
Therefore, the size of the CT room housing the gantry of the CT unit should not be less than 25 मीटर स्क्वायर. और सिटी में भी आप जो बहुत ज़्यादा सिटी किसी पेशेंट्स के लेने होते हैं जनरली ड्यूरिंग एनी बायोप्सी, तो उसके लिए आप एक लो रेडिएशन का, लो kVMAS का, जिसमें एक मिनिमम रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिल सके, थिकनेस इंक्रीज करके एक मिनिमम नंबर ऑफ स्लैब करके आप बायोप्सी प्रोटोकॉल बना सकते हैं. दैट विल डिक्रीज द रेडिएशन डोज which was found in different research papers. And the minimizing the radiation dose in fluoroscopy unit. Fluoroscopy unit में सबसे मेजर चीज है आपको रेडिएशन रिड्यूस करने के लिए कि यूज ऑफ इंटरमिटेंट फ्लोरोस्कोपी. अननेसेसरी फुट पेडल पे पैर रखने की जरूरत नहीं कि कंटिन्यूस फ्लोरोस्कोपी चलती रहे. यूज इंटरमिटेंट फ्लोरोस्कोपी यूज व्हेन ओनली रिक्वायर्ड. रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फील्ड साइज, जितना ज्यादा आप कॉलिमेट कर सके उतना बेटर है. और द एक्सरे ट्यूब की जो पोजीशन होनी चाहिए, द एक्सरे ट्यूब शुड बी अंडर द पेशेंट, नॉट अबव द पेशेंट, because the maximum amount of radiation, scatter radiation occurs when the beam hits the patient. अगर ऊपर से बीम ने पेशेंट को हिट किया तो वो स्कैटर रेडिएशन ऊपर की तरफ आएगा, जो कि आपको इस इमेज में दिख रहा है. और ये ऊपर की तरफ आएगा, इट विल हिट द अपर हाफ ऑफ द ऑपरेटर्स बॉडी. बट व्हेन द बीम इज कमिंग फ्रॉम अंडर द पेशेंट, इट विल हिट द पेशेंट फ्रॉम बिलो. तो वहां पे जो स्कैटर रेडिएशन होगा, इट विल मूव डाउन. So it will hit the operator body on the lower half. So that is recommended. And for the pregnant patients, the greatest risk to the fetus of the chromosomal abnormality and subsequent mental retardation is between the 8 to 15 weeks of pregnancy, and the examination involving radiation to the fetus should be avoided during this period. During the first trimester में कोई भी रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर जनरली अवॉइड करना चाहिए. एंड फॉर नॉन प्रेग्नेंट रिप्रोडक्टिव एज फीमेल, फॉर एनी प्रोसीजर विच कैरीज अ हैवी डोज ऑफ रेडिएशन शुड बी कैरिड आउट ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. कभी भी किसी फीमेल पेशेंट का आपको पेल्विस, उसका एक्सरे करना है, कुछ भी करना है ऑन द पेल्विस एंड द स्पाइन के रीजन में, तो वो आप फर्स्ट 10 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ही करें. दिस इज कॉल्ड द 10 day rule. And something about the pregnant radiographer and the radiation workers. Because of the increased health risk to the rapidly developing embryo and fetus, the pregnant woman can receive no more than 0.5 rem during the entire gestation period. This is 10% of the dose limit that normally applies to the radiation workers. पूरी प्रेगनेंसी के दौरान 0.5 रैम ही आपको की जो डोज बोली गई है, ये 10% से भी कम है. जनरली इज 5 रैम. एक ये मिसकॉन्सेप्शन है कि जो रेडिएशन फील्ड में वर्क कर रहे हैं, जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो दे शुड अवॉइड प्रेगनेंसी. बट दिस इज मिसकॉन्सेप्शन बिकॉज द फ्लाइट, आप वैसे देखिए जो फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं जो कि रेगुलर फ्लाइट पे जा रहे हैं, जो आपकी एयर होस्टेसेस हैं, जो आपके फीमेल पायलट्स हैं, उनका जो रेडिएशन है दैट इज 1 to 5 मिलीग्रे कंपेयर टू 0.75 मिलीग्रे फॉर ए मेडिकल वर्कर इन ए रिकॉर्डेबल रेडिएशन एक्सपोजर एंड 1.6 मिलीग्रे फॉर फिजिशियन हु परफॉर्म फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर. आप इसको देखिए, 0.75 से लेके 1.6 मिली सीवर्ट्स है अपना, और बाकी वो जो वहाँ फ्लाइट पे चल रहे हैं उनका तो 1 to 5 है. सो इतना कोई ऐसा वो नहीं है. थोड़ा सा प्रोटेक्शन के साथ जो भी फीमेल टेक्नीशियन, जो फीमेल रेडियोलॉजिस्ट हैं, दे कैन गेट अवे विद द प्रेगनेंसी. जस्ट टू एश्योर, आपको वहाँ पे एडिशनल शील्डिंग डिवाइसेस शुड बी यूज्ड टू फर्दर रिड्यूस द ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर. Generally it is recommended, not recommended, but people are using the female interventional radiologists जो कि during pregnancy अगर आप work कर रहे होते हैं, they are wearing another lead apron, means they are wearing double lead apron to protect. And the wearing of the dosimeter for all procedure with monthly
interrogation can help increase the awareness of true occupational exposure as well as to minimize the radiation dose to the baby. आप अपना डोजीमीटर रेगुलरली पहनिए. An additional badge of dosimeter should be worn at the waist level under a protective apron from the date of pregnancy declaration until delivery. This is also very important. आप एक उसके लिए आप एक वेस्ट पे डोजीमीटर वियर कर सकते हैं from day of pregnancy to delivery, just to see how much radiation goes to the fetus. अगेन इसमें वही है कि कैसे आप अपने को बचा सकते हैं. प्रेग्नेंट ऑपरेटर्स, wear dosimeter and wear them properly and know your dose. Use protective shielding. आप डबल लेड aprons यूज कर सकते हैं. wear lead and use standing portable seat when practical. जब आप किसी भी पोर्टेबल सीट को अगर आप यूज कर सकते हैं तो आप उसके पीछे खड़े होइए. एंड द प्रैक्टिस ऑफ सेफ फ्लोरोस्कोपी मीन मिनिमाइज फ्लोरोस्कोपी टाइम, मिनिमाइज स्कैटर. जितना आप इमेज इंटेंसिफायर को पेशेंट के पास रख सकते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस पे रखिए. मिनिमाइज मैग्निफिकेशन. हायर मैग्निफिकेशन में बहुत ज़्यादा रेडिएशन है. यूज लास्ट इमेज होल्ड इंस्टेड ऑफ स्पॉट फ्लोरोस्कोपी इमेज टू डॉक्यूमेंट द स्टडी. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट thing is step out of radiation or stand behind mobile shielding when performing distal subtraction angiography. आप बाहर से भी एंजियोग्राफी ले सकते हैं. आप बाहर से एंजियोग्राफी लीजिए इफ पॉसिबल. स्टैंड अवे फ्रॉम द रूम. फिर ये कुछ एनसीआरपी की गाइडलाइंस आई फॉर द फीटस ऑफ द रेडिएशन वर्कर्स फॉर इंटायर ड्यूरेशन इफ 5 मिलीसीवर्ट्स. उन्होंने कुछ अपनी गाइडलाइन दी. According to the NCRP, the biological effect of ionizing radiation data at the baseline without any radiation exposure, the probability of having a pregnancy that results in a child with no childhood cancer or malformation is 95.93%. मतलब किसी भी प्रेगनेंसी में जिसको कोई भी रेडिएशन एक्सपोजर नहीं हुआ है वो चाइल्ड विदाउट एनी मेलफॉर्मेशन होने की संभावना 95.93% है. एंड द और अगर वो कंसेप्ट है एक्सपोज टू एनसीआरपी लिमिट ऑफ 5 मिलीसीवर्ट, द प्रोबेबिलिटी चेंजेस बाय 0.005%, अ नियरली नेग्लिजिबल अमाउंट. मतलब इतना ही प्रोबेबिलिटी चेंज होती है. मतलब इसमें कोई ऐसी घबराने की जरूरत नहीं रहती. इनफैक्ट इट टेक्स ए fetal dose of 100 milligray 20 times the established safety limit to reach 1% change of risk in having a normal pregnancy. ये एक डायग्राम जस्ट टू सो कि जो एक्चुअल में फीमेल रेडिएशन वर्कर्स को जितनी विद प्रोटेक्शन जितनी उनको फिटस को जो डोज जारी होती है वो जारी होती है 0.09 मिलीसीवर्ट्स. और जो एक थ्रेशोल्ड है फॉर फिटल इंजरी के लिए हेलो सर वॉइस नहीं आ रही है सर. सर आप अनम्यूट में हैं सर. डिस्पैच ने किया था, ग्रुप में मैसेज आ गया, जल्दी जल्दी दे देना. आवाज आ रही है ना आप? यस सर. प्लीज अनम्यूट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके. सो नाउ जो रेडिएशन एक्सपोजर जो फिटस के लिए जो बात प्लीज फिर से म्यूट हो गया सर आपको. सर प्लीज अनम्यूट बिकॉज़ यस. मैं तो अनम्यूट करता हूं बट कोई होस्ट से बार बार म्यूट कर दे रहा है उसको. ओके. सो जो रेडिएशन एक्सपोजर टू द फिटस है वो उसकी जो डोजिंग है वो इट्स मोर देन 100 मिलीग्रे. उस पे ही जाके आपका सिग्निफिकेंट फिटल डैमेज होता है. So with the employer cooperation and appropriate protection in place, a pregnant technologist should be able to work in a radiology setting without harming her fetus. This goes for a pregnant technologist, for a pregnant interventional radiologist, for a pregnant radiologist. थोड़ा सा आपको एम्प्लॉय का कॉपरेशन चाहिए. एंड विद एडुकेट प्रोटेक्शन यू कैन वर्क विद प्रेगनेंसी इन a radiation suit also.
Considering for minimizing radiation in pregnancy during interventional procedures, चलिए ये तो बात हो गई कि इंटरमिटेंट फ्लोस्कोपी यूज करिए, यूज ऑफ लो डोज फ्लोस्कोपी, लास्ट इमेज होल्ड करिए, जहाँ पे रिक्वायरमेंट ना हो वहाँ पे यू कैन यूज अल्ट्रासाउंड and collimate as tightly as possible to the area of interest. Take minimum acquisitions, avoid direct radiation to the abdomen. And when we are talking about all the radiation protection, अपने को ये पता कैसे चलेगा कि अपने को कितनी रेडिएशन डोज मिली, हम मिली सीवर्ट्स हो, इन सब रेडिएशन डोजेस की बात कर रहे हैं. तो द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर रेडिएशन आर कॉल्ड द रेडिएशन डोजीमीटर्स. एंड वी आर ऑल अवेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ TLD badges we always wear, so everyone is aware of this. This is thermoluminescent dosimeter. This is a personal dosimeter referred to the monitoring of the individual who are exposed to the radiation during the course of their work. Dr. Vivek, please conclude yourself. मैम बस एक दो स्लाइड है. Okay. ये जो डोजीमीटर होता है इसमें जनरली इस पीरियड इसका 3 months होता है. एक फिल्म बैच भी है जिसमें इसका एडवांटेज ये था, ये डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन, बीटा, अल्फा, गामा, एक्सरे, सबको अलग अलग आप क्वांटिफाई कर सकते थे इसमें. एंड व्हाट इज द व्हाई टू वियर द फिल्म बैच? इट शुड बी worn at the chest level, and for female radiologist, for female technologist, one more should be wear at the waist level, and this should, अगर आप lead apron पहने हैं, this should be worn under the lead apron. और इनको प्रॉपरली आपको रखना है. ये when you are not in the radiation suit, it should be kept away from the radiation suit. ऐसा ना हो कि lead apron आपने एक्सरे रूम में छोड़ दिया, उससे फिर बहुत ज़्यादा एक्सरे रेडिएशन हो जाएगा उसमें. So the take home message is use of non-radiation procedure wherever possible. जहाँ पे भी आपको रेडिएशन without radiation procedure like the X-ray, like the ultrasound, the MRI से काम चल सकता है, use those things. Keep minimum patient detector distance, collimate when possible, use minimum radiation setting, and the optimum use of post-processing software for image quality. इमेज क्वालिटी को आप अच्छा करने के लिए KVMA के साथ आप पोस्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स को भी यूज कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस उसकी चेंज करने के लिए. यूज ऑल प्रोटेक्टिव गियर्स and minimize time within the radiation room and stand as far as possible to the radiation source. Wear of radiation monitoring, personal dosimeter, and aware of your radiation dose. बहुत important है, आपको अपनी डोज पता भी होनी चाहिए कि हमें कितनी मिल रही है in a year. ये सिंपल डायग्राम वही shielding, distance, positioning, and ट्यूब की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए. This should be placed in every radiation suits.